तो Realme ने लॉन्च कर दिया अपने P सीरीज के 2 स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर, एक है P3X एंड दूसरा है आपका P3 Pro। अब ना Realme P को सीधा परफॉर्मेंस ही बोल दे रहा है कि हमारे दोनों डिवाइसेस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। हालांकि आपको इसी प्राइस रेंज में, जैसे इसका प्राइस 24,000 रुपये है, तो आपको इसी प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे और ज़्यादा परफॉर्मेंस डिवाइस मिल जाएंगे। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हो और आप P3 Pro लेने का सोच रहे थे, तो मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि आप इसको मत लो और इस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लो, आपको इस डिवाइस की सच्चाई पता चल जाएगी। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ़ोन बिल्कुल ही बेकार है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है उतना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और शुरू करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि P का मतलब परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। देखो, इसमें आपको देखने को मिलता है 7 Gen 3 प्रोसेसर विद UFS 3.1 स्टोरेज। अभी इन्होंने अच्छा किया है कि पुरानी स्टोरेज 2.2 वाली नहीं दी, 3.1 वाली दी है, तो काफ़ी अच्छा काम है। एंड LPDDR4X आपको इसमें रैम मिलती है। लेकिन ये प्रोसेसर ना अच्छा तो है इस प्राइस रेंज में, लेकिन बेस्ट नहीं है, कि X6 Pro हो गया आपका, पोको का F6 हो गया, GT20 Pro हो गया इन्फिनिक्स का, ये 3 जो मैंने आपको स्मार्टफोन्स बताए हैं, तीनों सेम प्राइस कैटेगरी में फॉल करते हैं और तीनों की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर ले लो और प्रोसेसर भी ले लो ओवरऑल, तो बेटर है P3 Pro से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि P3 Pro का प्रोसेसर बेकार है या फिर इसकी परफॉर्मेंस बेकार है। देखो, BGMI के अंदर 90 FPS तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज 70 to 80 FPS ही मिल पाएंगे। आपको प्योर 90 FPS वाली गेमिंग नहीं करा के दे पाएगा, क्योंकि प्रोसेसर ही कैपेबल नहीं है। फिर आप चाहे कितनी मर्जी ऑप्टिमाइजेशन कर लो क्राफ्टन के साथ बैठ के भी, तो भी ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितने बाकी की डिवाइस करते हैं। तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है। अगर आप कैजुअल गेमर हो और आपको ठीक ठाक गेमिंग करनी है 90 FPS पे, तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस फोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो देखो, इस फोन में ना आपको टोटल 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक जो प्लास्टिक वाला है ना, वो रात को थोड़ा ग्लो करता है अगर आप उसको सनलाइट या फिर UV लाइट में रख देते हो तो। एंड जो बाकी की 2 वेरिएंट्स है, उनमें आपको वीगन लेदर की फिनिश देखने को मिलती है। अब बात करूँ अगर मैं इस फोन के साइड्स के बारे में, तो जो इसकी साइड्स है वो भी आपको प्लास्टिक मटेरियल की ही देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे ना आपको ग्लॉसी क्रोम की एक फिनिश मिलती है, तो वो काफ़ी एक प्रीमियम टच देती है फ़ोन को। लेकिन हालांकि उसमें स्क्रैच लगने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एक केस लगा के यूज़ करो। देन बात करूँ अगर मैं Type-C पोर्ट की, तो वो आपको सिर्फ USB 2.0 वाला ही देखने को मिलता है। अब बात करूँ सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसपे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिलती है। एंड इस फोन में आपको IP68 प्लस IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलती है। तो अगर आप इसको पानी वाली में भी गिरा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर ये खराब हो जाता है तो गलती से बाई चांस, भगवान ना करे आपको खराब हो, पर हो जाता है तो आपको वारंटी इस केस में नहीं मिलेगी, तो आप उसको पानी से बचा के ही रखना जितना रख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको एक 6.83 इंचेस का 120 हर्ट्ज एंड 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर आप इसके बेजल्स पे भी नजर डालो ना, तो इसके बेजल्स काफ़ी पतले एंड काफ़ी यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलता है चारों ही तरफ से। तो ये काफ़ी एक प्रीमियम फील आती है इसके डिस्प्ले पे। ऐसा लगता ही नहीं कि आप 20 से 30 हज़ार रुपये वाले फ़ोन को देख रहे हो। तो काफ़ी एक प्रीमियम डिस्प्ले इसमें कंपनी ने दिया है। और बाकी ये डिस्प्ले 1500 निट्स तक ब्राइट भी हो जाता है एंड इसमें HDR10+ का आपको सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और जो कलर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे ही प्रोड्यूस कर लेता है। तो 24,000 रुपये के हिसाब से इसका डिस्प्ले मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो क्वाड कर्व्ड है, ऊपर से बेजल्स इतने पतले, ऊपर से 1.5 के रेजोल्यूशन भी दे रहा है, तो काफ़ी एक अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में। देन हम बात करें इसके स्टीरियो स्पीकर्स की भी, तो जो दोनों ही स्पीकर्स है वो काफ़ी एडिक्वेटली लाउड भी हो जाते हैं एंड दोनों ही स्पीकर से काफ़ी क्लियर ऑडियो आपको सुनाई देती है। तो इसमें आपको एक 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपका ईजिली 1 से 1.5 दिन तो बहुत ईजिली निकाल देगी। और ये आपका 80 वाट के चार्जर से चार्ज होगी और इसको अप्रॉक्स 0 to 100% चार्ज होने में 1 घंटा आप मान के चलो कि लगी जाता है। 1 घंटे के अप्रॉक्स ये फुल चार्ज हो जाता है डिवाइस। बात करें अगर कॉल रिसेप्शन और नेटवर्क क्वालिटी के बारे में, तो ये देखो 2025 में ना 5G फ़ोन्स में ऐसी कोई दिक्कत आपको देखने को मिलती ही नहीं, और ये फ़ोन भी सेम है। आपको कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड दिक्कत इस फ़ोन में नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको 14 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं, प्लस Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ ही फ़ोन आता है। हालांकि इसमें आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। अब मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि देखो ना, आपको रेयर में इसमें एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। अब आपको दिखने में तो 3 कैमरास लग रहे होंगे, पर उसमें से एक फ्लैश है और आपका एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। अब हम सबको पता है कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा कितना बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल। हो सकता है काम भी करता हो, पर ये किसी काम तो आता नहीं है। देखो, आपको सही मैं बताऊँ तो जो ये बुके इफेक्ट है, सब AI से आजकल ला ही जाता है। तो डेप्थ कैमरा की ऐसी कोई हमको ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसमें 8 मेगापिक्सल का ये लोग अल्ट्रा वाइड दे सकते थे, क्योंकि इतना तो बेयर मिनिमम देना ही देना चाहिए, पर इन्होंने सिर्फ एक सिंगल कैमरा दिया। आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX896 सेंसर है। अब इसमें आपको OIS भी देखने को मिल जाता है और ये सेंसर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। तो देखो, लेकिन है तो एक ही सेंसर, अल्ट्रा वाइड भी नहीं है, टेलीफोटो भी नहीं है, एक ही सेंसर है और ये काफ़ी ठीक ठाक फोटोज़ खींच लेता है।
बात करूँ अगर मैं फ्रंट साइड की, तो वहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इससे आप मैक्स 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और रेयर से मैं बात करूँ तो आप वहाँ पे रेयर में 4K 30 fps मैक्स शूट कर पाओगे। तो कैमरा इसका जो रेयर का है वो काफ़ी डिसेंट फोटोज क्लिक कर लेता है एंड सेल्फी वाला भी काफ़ी डिसेंट पिक्चर्स क्लिक कर लेता है, लेकिन वही है कि एक सिंगल ही कैमरा इन्होंने रेयर में दे रखा है। अब हम बात करें अगर इस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसमें आपको Realme UI 6 देखने को मिलती है प्लस Android 15, और ये फोन 2+3 ईयर्स के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस करता है, यानी कि 2 इस साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स ये कंपनी प्रॉमिस करती है। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि आपको ब्लॉटवेयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपको उनको सबको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा लाइन से, तो ब्लॉटवेयर्स कुछ ज़्यादा ही है। और बाकी जो स्टैंडर्ड ये है कि फीचर्स होते हैं वो तो आपको सारे फ़ोन्स में आजकल देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जो UI 6 की एनिमेशंस वगैरह ना वो है तो काफ़ी स्मूथ, लेकिन आपको जब पहली बार आप कोई ऐप ओपन करोगे ना, इसमें तो कोई एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जब वो ऐप रैम में चला जाएगा एंड आप उसको दोबारा ओपन करोगे तब एनिमेशन आ जाती है, लेकिन पहली बार में कोई एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन्स के बारे में। तो देखो ये फ़ोन ना तो हार्डकोर गेमर्स के लिए है ना हार्डकोर कैमरा लवर्स के लिए है। अब ये फ़ोन कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर हमको कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक होती है, और अगर हमको परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो उसमें कैमरा बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ये फ़ोन कहीं ना कहीं बीच में है कि आपको थोड़ा बहुत मज़ा कैमरे का भी आ जाए, क्योंकि जो सिंगल कैमरा है भले इसमें, लेकिन वो भी काफ़ी ठीक काम कर देता है, और थोड़ा बहुत मज़ा आपको परफॉर्मेंस का भी आ जाए क्योंकि इसमें 90 FPS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे थे जिससे आप दोनों काम थोड़ा थोड़ा कर पाओ और आपको एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाए, क्योंकि देखो इस प्राइस में IP69 की रेटिंग, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, एक क्वाड कर्व डिस्प्ले, वो भी इतने पतले बेजल्स वाला, तो काफ़ी एक ओवरऑल अच्छा फ़ोन ये हो जाता है।